हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वर्ष 2021 की शुरुआत में रिलीज हुई मूवी डेली फैंटेसी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत में जेन नाम के एक चोर को दिखाया जाता है जो कि एक म्यूजियम से एक प्राचीन मूर्ति चुराता है। हमें पता चलता है कि मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं है, इसमें कुछ जादुई शक्तियाँ हैं जो इसे चुराने वालों को शाप देती है। अतीत में कई लोगों ने इसे चुराया है और वो सभी पागल हो गए हैं। दुर्भाग्य से जेन इस सबसे पूरी तरह से बेखबर है। काम पूरा करने के बाद वह अपने बिजनेस पार्टनर हे से मिलने के लिए जाता है और उसे कई प्राचीन कलाकृतियां सौंपता है जिसे उसने संग्रहालय से चुराया था। हालांकि वह खुद इस मूर्ति को रखने का फैसला करता है। इस बीच उसका बिजनेस पार्टनर हे, जो इसका सबसे बड़ा ग्राहक एडम जो है, वो गुस्से में है। वह रात में मूर्ति पर अपना हाथ नहीं रख सका क्योंकि जेन अपना काम शुरू करने की कोशिश कर रहा है। तभी वह अचानक पुरानी कार को धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकते हुए देखता है। बिना समय बर्बाद किए वो उसे जल्दी से रोकने के लिए दौड़ता है, लेकिन बिजली के एक झटके से वो टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर एक दिन छोटा जेन स्कूल में है। उसके प्रिंसिपल ने उस पर आरोप लगाया है कि उसने उसके पर्स से पैसे चुराए हैं, लेकिन छोटा जेन निर्दोष है और बाद में पता चलता है कि उसके दोस्तों ने ही उसके बैग में पैसे छुपाए थे। जल्द ही जेन को पूरे स्कूल के सामने पनिश किया जाता है और यहाँ हर कोई उसे चोर होने के लिए उसका मजाक उड़ा रहा है। बाद में परेशान जेन भगवान से उस पर बिजली के प्रहार के लिए अनुरोध करता है। अगर वह वर्तमान में इस तरह से वापस पैसे चुराता है तो उसके ऊपर बिजली का एक प्रहार हो। इसके बाद जेन अपने ही एक कमरे में बुरे सिर दर्द के साथ जागता है। तब वह देखता है कि उसके हाथ की कुछ नसें उभरी हुई हैं और वो उस घटना से भ्रमित है, लेकिन वह इसे अनदेखा करता है और दिन की शुरुआत करने का फैसला करता है। अब वो फ्रिज खोलता है और आश्चर्यजनक रूप से अंदर एक चेहरा देखता है, लेकिन जब वह फिर से इसे खोलता है तो वहाँ कुछ नहीं होता। इसके बाद कुछ समय बाद जेन अपने शौचालय में अपना काम निपटाने जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ धो रहा होता है शौचालय एक इंसान में बदल जाता है और जेन से बात करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो बाहर की ओर भागता है वो अपने सोफे को भी बात करते हुए देखता है। तभी उसके कमरे की सभी चीज़ें जैसे उसका टेलीफोन, टेलीविज़न, पौधे और पेंटिंग, सभी यहाँ तक कि उसकी बिल्ली भी बात करना शुरू कर देती है। जेन का मानना है कि यह सब उसका मति भ्रम है, इसलिए वह जल्दी से एक मूल्यवान मूर्ति जो उसने संग्रहालय से चुराई थी को साथ लेकर घर से निकल जाता है। वह देखता है कि एक आदमी उसकी कार पर पेशाब कर रहा है। जेन उसे डांटता है तो वह एक कुत्ता बन जाता है। जेन सोचने लगता है कि बिजली गिरने से उसे सिजोफ्रेनिक हो गया है, ये एक दिमागी बीमारी है। अब जब वह अपनी कार चला रहा है तो अचानक कार एक बूढ़े आदमी में बदल जाती है। तो बूढ़ा आदमी उसे डांटता है और कहता है कि धीरे धीरे चलाओ। बूढ़ा जेन के पास बैठा हुआ है और दोनों कुछ यादें साझा कर रहे हैं। जल्दी ही जेन एक समुद्र तट के पास पहुंचता है और एक बेंच पर जाकर बैठ जाता है और वह अपना बैग खोलता है। जब वह बैग खोलता है तो उसमें वही प्राचीन मूर्ति उससे बात करना शुरू कर देती है और उसके बाद वह मूर्ति एक मानव रूप में बदल जाती है। वह जेन को चोरी करने के लिए दंडित करता है और कुछ चुटकुले सुनाता है। जेन इस सबसे बहुत ही भ्रमित है, इसलिए वह एक डॉक्टर के पास जाने का फैसला करता है। जब वह अस्पताल पहुँचता है तो यह जानकर चौंक जाता है कि डॉक्टर वही प्रिंसिपल है जिसने उसे स्कूल में गलत तरीके से पनिश किया था। जेन उसका चेहरा देखकर थोड़ा गुस्से में है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। जेन डॉक्टर को सब कुछ समझाता है, लेकिन डॉक्टर उस पर हंसता है। परिणाम स्वरूप जेन उसके कंप्यूटर से बात करना शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर बहुत कुछ छुपा रहा है, जैसे कि कंप्यूटर में बहुत सारा पोर्न है। डॉक्टर जेन की इस क्षमता से स्तब्ध रह जाता है और वह अंततः जेन पर विश्वास करने लगता है। फिर वह जेन को एक मनुष्य चिकित्सक के पास जाने का सुझाव देता है और अगले ही दृश्य में हम देखते हैं कि जेन खुद को जांच करवाने के लिए एक मनोचिकित्सक के क्लिनिक में गया हुआ है। जब जेन जांच करवा कर निकल रहा है तब वो अपने बचपन के क्रश जुआन काओ में से अचानक मिलता है। डॉक्टर के ऑफिस में दोनों एक दूसरे को जल्दी ही पहचान लेते हैं और बात करना भी शुरू कर देते हैं। जेन उससे पूछता है कि क्या उसे कोई बीमारी हुई है जिसके कारण सभी चीज़ें उससे बात करती हैं, लेकिन जुआन काओ में सोचती है कि वह मजाक कर रहा है। जुआन उसे अपना कार्ड देती है और जेन उसे खुशी खुशी ले लेता है और अपनी कार की ओर चल देता है। थोड़ी देर ड्राइविंग करने के बाद वो अपनी कार से बात करने के लिए कहता है, लेकिन कार कोई जवाब नहीं देती और वह सड़क के बीच में ही रुक जाती है। और जेन जब देखने के लिए कार से उतरता है तो इंजन अचानक फट जाता है और सौभाग्य से जेन उछलता हुआ दूर जाकर गिरता है और उसे केवल मामूली चोटें लगती हैं, पर मूर्ति भी बरकरार रहती है। तभी उसका मानव रूप निकट दिखाई देता है और जेन से ये खुलासा करता है कि जब तक वह सभी चोरी की हुई वस्तुओं को वापस नहीं लौटा देता और अच्छे गुणों को धारण नहीं करता है, तब तक ये सब बैड लक जारी रहेगा। और वह मूर्ति वाला आदमी यह भी बताता है कि जब जेन के अच्छे काम पर्याप्त हो जाएंगे तो वस्तुएं अचानक उससे बात करना बंद कर देगी। इसके बाद जेन किसी कार मरम्मत वाले को बुलाता है और उसकी कार को एक गैरेज में ले जाया जाता है। जेन चाहता है कि उसकी कार ठीक हो जाए,
क्योंकि ये उसके लिए बहुत ही खास है। लेकिन उन मैकेनिक्स में से एक मैकेनिक उसे बताता है कि इस कार के पुर्जे ढूंढना अब डायनासोर ढूंढने के बराबर है। और इसके बाद जेन बहुत भारी मन के साथ अपनी कार को क्रैश में देने के लिए सहमत हो जाता है। अब इसके बाद जेन गैराज से लौट रहा है तो सड़क पर उसे एक अजीब लाल मुखौटा दिखता है जो उत्सुकता से जेन उठा लेता है, लेकिन मुखौटा जेन से बात करना शुरू कर देता है। इसके तुरंत बाद जेन इसे वापस फेंक देता है। इससे मुखौटा टूट जाता है। इसके बाद मुखौटा जेन को 4 लुटेरों के बारे में बताता है जो एक ज्वेलरी की दुकान से लूट करने के लिए जा रहे हैं। अगले दृश्य में वही 4 लुटेरे अपनी डकैती पूरी करने के लिए ज्वेलरी स्टोर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। उनमें से एक लुटेरे ने अपना मुखौटा खो दिया है, इसलिए उसने एक महिला का अपहरण कर लिया और अपना चेहरा छुपाने के लिए उस महिला का अंडरवियर वो छीन लेता है। जब वो दुकान पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि कई पुलिस वाले पहले ही उनका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ दृश्य कुछ घंटे पहले का दिखाया जाता है जहाँ जेन एक पुलिस स्टेशन में पुलिस को सूचित कर रहा है और सूचना पाने वाला इंस्पेक्टर इस बारे में सोचता है कि क्या जेन मानसिक तौर पर अस्थिर है। लेकिन जेन ऑफिस की मेज से बात करने की अपनी क्षमता का उपयोग करता है और वहाँ पर सभी चीज़ों को प्रकट करना शुरू कर देता है। जल्दी इंस्पेक्टर अपना मुंह बंद कर लेता है और उसे विश्वास हो जाता है कि जेन सच कह रहा है। इसके बाद पुलिस द्वारा लुटेरों को पकड़ लिया जाता है। इंस्पेक्टर जेन को अपने रिश्तेदार को फ़ोन करने के लिए कहता है और उसे चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है ये भी बताता है। इसके बाद जेन जुआन काओमे को कॉल करता है जो थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन आती है और पुलिस को आश्वस्त करती है कि उसका दोस्त वास्तव में बीमार है। इसके बाद दोनों एक समुद्र तट पर जाते हैं जहाँ जेन उसे अपने आसपास की हर चीज़ के बारे में बताता है। हालांकि जैसे हर कोई जुआन काओमे भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करती और दावा करती है कि उसे सिजोफ्रेनिया हुआ है और वह फिर उसे सामान्य सुनवाई के बाद वापस लाने में मदद के लिए सहमत हो जाती है और वह उसे फिर काउंसलिंग के बारे में बताती है और उसके काउंसलिंग के बाद जेन उसके साथ सहमत हो जाता है और जेन बीमार होने की बात और उसकी हेल्प दोनों को स्वीकार कर लेता है ताकि वो उसके करीब पहुंच सके। इसके बाद जैसे ही जेन बेंच से उठता है एक बिजली का झटका बेंच पर गिरता है और बेंच टूट जाती है। अब बेंच का मानव रूप जेन का पीछा करता है और कहता है कि उसकी वजह से उसका यह हाल हुआ है। जेन एक बार फिर सभी चोरी की हुई वस्तुओं को छुटकारा पाने का फैसला करता है और वह उस मूर्ति के साथ शुरू करता है और वह उसे संग्रहालय में वापस रख रहा है। अब मूर्ति का मानव रूप प्रकट होता है और जेन को बताता है कि इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला है क्योंकि इसे भले ही वो कर रहा है लेकिन बावजूद इसके जेन मूर्ति को वापस रख देता है और घर लौट आता है। अगले दिन भाई हे को पता चलता है कि मूर्ति को संग्रहालय में वापस रख दिया गया है और यह भी पता चलता है कि उसने इसके लिए पहले ही आधा पैसा ले लिया है और इन्वेस्टर द्वारा इसे जल्द से जल्द डिलीवर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कहीं और दिखाया जाता है कि जुआन काओ में अस्पताल में सभी डॉक्टरों के साथ जेन की कंडीशन पर चर्चा करने के लिए एक मीटिंग बुलाती है। हालांकि सभी ने उसके दावों को खारिज मान लिया है कि जेन झूठ बोल रहा है, लेकिन बाद में प्रिंसिपल अपनी सीट से उठता है और बताता है कि वह काओमे पर विश्वास करता है। यहाँ सभी अन्य डॉक्टर इससे आश्चर्यचकित हो जाते हैं लेकिन जुआन काओमे नहीं और प्रिंसिपल के समर्थन से वो खुश होती है। जेन रात में अपने एक पुराने मंदिर में चोरी की गई किताब को लौटाने के लिए जाता है। वो वहाँ कुंफू का प्रैक्टिस करने वाले कुछ भिक्षुकों को देखता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि ये सभी भिक्षुक मूर्तियाँ हैं। जल्दी वह मुख्य भिक्षु से मिलता है और उसे किताब लौटा देता है। उसके इस सही काम के लिए जेन की प्रशंसा करता है। अगले दिन काओ में जेन की कंडीशन को ठीक करने के विचार के साथ एक खुले मैदान में उसे लेकर जाती है क्योंकि बारिश होने वाली है और वह वहाँ पर एक एंटीना उसे पहनाती है क्योंकि बिजली उस पर एक बार फिर से गिरे और उसकी बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि योजना विफल हो जाती है क्योंकि जेन एक बार फिर हिट होने से डरता है। जब वे जेन और काओमे दोनों लौटते हैं तब जेन काओमे को स्कूल के दौरान उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए थैंक्स कहता है क्योंकि वही एकमात्र छात्रा थी जो मानती थी कि जेन निर्दोष है जब प्रिंसिपल ने उस पर पैसे चुराने का आरोप लगाया था। इसी बीच जुआन काओमे उससे पीली छतरी के बारे में बताती जिसे वह हर जगह ले जाती थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि कुछ साल पहले वो पीली छतरी चोरी हो गई है। फिर उसने चोर को श्राप दिया था और वो बताती है कि वह एक आखिरी चीज़ थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। उसके जाने से पहले उसे पता नहीं था कि चोर कोई और नहीं जेन ही था। कुछ समय बाद जेन घर पहुंचता है और तुरंत माफ़ी मांगने के लिए छतरी के पास पहुंचता है, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाता। इसके बाद वह अपने कलेक्शन से एक चोरी की हुई पेंटिंग निकालता है जो कि मोनालिसा की पेंटिंग है ताकि इसकी प्रमाणिकता की जांच की जा सके। एक संग्रहालय में एक विभाग का प्रमुख एडम के साथ परामर्श करने के बाद हमें पता चलता है कि एडम आर्ट गैलरी का उपयोग करके अपना इलीगल बिजनेस रन कर रहा है। वास्तव में ये वही है जो लगातार भाई ए पर मूर्ति चुराने के लिए दबाव बना रहा है। अब वहाँ काओ में भी आ जाती है और बताती है कि एडम को डेट कर रही है। यह बात जेन को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाती है और वो वहाँ से निकल लेता है
और वो वहाँ से निकल जाता है। बाद में जेन मोनालिसा की सेल को अंतिम रूप देने के लिए एडम से मिलने जाता है, लेकिन जब वो एडम के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि एडम एक नग्न लड़की की पेंटिंग बना रहा है और जेन को यकीन हो जाता है कि एडम एक प्ले बॉय है और वो काओमे को धोखा दे रहा है। अब वो घर पर आ जाता है और वह उदास और इस बात पर विचार कर रहा है कि काओमे को इसके बारे में बताए या नहीं, लेकिन जेन का हाउस प्लांट उसे सुझाव देता है कि अगले दिन वो अपना मुंह बंद ही रखे। काओमे जेन को खुश करने के लिए एक हॉट एयर बलून के पास लेकर जाती है और वो जब ऊपर होते हैं तो वह एक केक भी साथ लाई थी, यह याद करते हुए कि उसका जन्मदिन है। जेन ये देखकर बहुत अभिभूत हो जाता है। लौटते समय काओमे को एडम का फोन आ जाता है, इससे जेन सैड हो जाता है और वह इसके बारे में कुछ करने का मन बनाता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि वह एडम से मिलता है और डील के बारे में बात करता है। जब एडम इससे विचलित होता है, जेन अपना फ़ोन उठाता है और सभी को टेक्स्ट करता है। अगले दिन काओमे सहित सभी लड़कियां टीम बनाती हैं और रात में उसके घर एडम को पीटने पहुंच जाती हैं। जेन काओमे को उसके दिमाग से निकालने के लिए एक क्लब में लेकर जाता है। वहाँ दोनों घंटों तक डांस करते हैं और पीते हैं। बाद में काओमे को उसके घर पर वापस लेकर जाता है क्योंकि वो खड़े होने में भी असमर्थ है। इसके बाद दोनों रात भर टीवी देखते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं एडम गुस्से में भाई है से मदद मांगता है और उसे जेन का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। उसकी सभी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करने से उसे पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से वह जेन का पीछा कर रहा है और वह जेन की शक्तियों के बारे में भी जानता है और इसके बारे में भाई है को बताता है। अगले दृश्य में जेन को दिखाया जाता है। जेन खुद पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन जेन के घर पर जितनी भी चीज़ें हैं सभी उसको समझाती हैं कि जेन को खुद पर विश्वास होना चाहिए और वो इसके बाद इन सभी बातों पर सहमत हो जाता है। अब वो काओमे से मिलता है और बताता है कि वह बीमार नहीं है। वह उसे अपनी शक्तियों के बारे में भी बताता है और साथ ही साथ वो उसे पीला छाता भी देता है और बताता है कि कुछ साल पहले उसने ही इसे चुराया था। वह माफ़ी मांगने की कोशिश करता है। काओमे जेन से रिक्वेस्ट करती है कि जेन उसकी छतरी से बात करके बताए कि उसकी माँ के अंतिम शब्द क्या थे, लेकिन छाता बात करने से मना कर देता है ताकि काओमे उस पर विश्वास ना कर सके। काओमे जेन को झूठा कहती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब जेन बहुत सैड है और घर लौटता है और वो नोटिस करता है कि उसके भौं पर उभरी हुई आखिरी नस भी गायब हो गई है। इसका मतलब है कि उसके सभी कर्ज चुका दिए गए हैं और अब वो वस्तुओं से बात नहीं कर सकता। जैसे ही वो अपनी जीत के लिए खुश होता है, उसे भाई का फ़ोन आता है जो उसे बताता है कि उसने काओमे को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर जेन तुरंत वेयर हाउस पहुँचता है। वहाँ उस बुरे आदमी ने जेन से कहा कि वह चाहता है कि वह लॉकर से बात करे और उसे खोले ताकि वह लॉकर में रखी वैल्यूएबल चीज़ों को पा सके। अगर जेन ऐसा करने में विफल होता है तो वह काओमे को मार देगा। घबराते हुए जेन लॉकर से बात करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि अब वो पूरी तरह से सामान्य है इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। वो उन बुरे लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी क्षमता खो चुका है, लेकिन वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं लगते। वो जैसे ही जेन और काओमे को मारने वाले होते हैं तुरंत वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और वो जेन और काओमे दोनों को बचा लेती है। अब जेन घर लौटता है और घर में बात करने वाली सभी वस्तुओं के बारे में याद करते हुए इमोशनल दिखाया जाता है और उसकी सलाह के लिए उनको धन्यवाद करता है। और साथ ही फिल्म के अंतिम दृश्य में हम देखते हैं जेन बारिश में चल रहा है और काओमे पीछे से पीला छाता लेकर उसे ढकने के लिए आती है, जिसका मतलब है कि उसने उसे माफ़ कर दिया है। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंद की मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आएँ तो कमेंट बॉक्स में उस मूवी का नाम लिखें। आपकी पसंदीदा मूवी अगली बार हम जरूर लेकर आएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।